हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार लाइब्रेरी साइंस के लिए क्लास कर रहे थे और बिहार लाइब्रेरी साइंस की क्लास में हम लोग यूनिट 4 कर रहे थे। यह है हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच। अगर आप इस बैच में बने रहते हो तो आपका थ्योरी भी हो जाएगा और साथ में डिफरेंट एग्जाम में आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपको पता चल पाए कि जो आपने थ्योरी पढ़ा है वो आपके काम का है या नहीं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज का हमारा टॉपिक है ई रिसोर्स यानी ई स्रोत। आज हम लोग ई बुक, ई जनरल और डेटाबेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका यूनिट 4 का सिलेबस है वो यही है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सोर्स पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था मैंने प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, टर्सरी सोर्स क्या होता है, तृतीयक स्रोत क्या होता है, ये सारा बताया था। फिर मैंने आपको रेफरेंस सोर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, यानी संदर्भ सेवाएं क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका मैंने आपको 100 PYQ क्वेश्चंस भी करवा दिया जो कि डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। साथ में रेफरेंस सोर्स का भी मैंने आपको 50 PYQ क्वेश्चंस करवा दिया, ताकि आपको पता चल पाए कि एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग ई रिसोर्स को पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपका काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि ई स्रोत क्या होता है। और इसी टाइप से हम ये सारा टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस का इसी तरह से हर एक टॉपिक, हर एक छोटा से बड़ा चीज़ आपको समझा दूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो टाइमली लेके आऊँ, हर दिन लेके आऊँ, एक भी दिन अपसेंट ना करूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट लिख दिया कीजिए कि हाँ सर मैंने ये वीडियो देख लिया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये रेगुलर वीडियो आए। अगर आप नहीं करते हो कमेंट तो मैं भी 10 दिन बाद लेके आता हूँ। तो आप मैसेज मत किया करो, आप यहाँ पे कमेंट कर दिया करो, यस सर आई हैव वॉच दिस। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक लोग कर रहे हैं मैसेज या 2 लोग मैसेज कर रहे हैं। अगर 2 स्टूडेंट भी देखेंगे तो भी मैं ये वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आप वो 2 स्टूडेंट आप कमेंट जरूर कर दिया करो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके लिए, मैं जैसे हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या करता हूँ, तो मैं आपके लिए नोट्स बना के लाता हूँ। ये देखो, ये आपका क्या है, तो ये आपका यूनिट 4 है और यूनिट 4 का ये आपका हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका हैंड रिटन नोट्स है। देख रहे हो काफ़ी अच्छे से, ये देखो इन्फॉर्मेशन सोर्स वगैरह को कितने अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, ताकि आपको कोई भी तरीके से दिक्कत ना हो। इंग्लिश हिंदी हर एक चीज़ में, ठीक है, तो आपको कोई भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिसमें आपको यूनिट 1 से लेके, कहाँ से आपको दोस्तों, यूनिट 1 से लेके आपको यूनिट 5 तक का नोट्स मिले, तो आप क्या करना, आप पे कर देना 269 रुपीज़। इस 269 को पे करने के बाद आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है 9430851094 पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपको क्या किया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक का आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या था, तो आप बोलोगे कि सर देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ई रिसोर्स। यही तो है ई रिसोर्स। तो देखो, मैंने आपके लिए नोट्स बना के लेके आया हूँ, लेकिन आप जानते हो कि मैं लिख के पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको लिख के पढ़ाऊँगा एक चीज़। ठीक है, तो आइए हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं और अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हमारा यूनिट 4 में जो आज का हमारा टॉपिक है ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा ई रिसोर्स का। क्या है हमारा आज का टॉपिक, ई रिसोर्स का। क्या है हमारा आज का टॉपिक, ई रिसोर्स। देखो दोस्तों, जो आपका ई रिसोर्स होता है ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ई रिसोर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ई स्रोत। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ई स्रोत। ई स्रोत ही हमारा क्या होता है, ई रिसोर्स कहलाता है। जो आपका ई रिसोर्स होता है, इसमें जो ये ई होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, ई का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक। वैसा रिसोर्स जो आपका इलेक्ट्रॉनिक हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स बोलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, ई स्रोत बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स बोल देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होता है ये हमेशा कैसे अवेलेबल होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका ई रिसोर्स होता है ना, ये हमेशा कैसा अवेलेबल होता है, तो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जैसे ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि मैं आपको नोट्स का PDF भेज दूंगा, तो ये क्या है, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक नोट्स है जिसको मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप
पे आ जाएगा। तो आप व्हाट्सएप, मोबाइल का यूज़, देखो ध्यान देना, हम उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक PDF बोलते हैं, जिसमें हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, जिसमें हम लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन जो कि बिजली खपत करता है उस साधन का यूज़ करके हम उसको पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। यहाँ पे जो ये ई रिसोर्स है इसका हिंदी में मतलब होता है ई स्रोत। क्या मतलब होता है? ई स्रोत। और ये जो आपका ई होता है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होता है ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है या ऑफलाइन अवेलेबल होता है? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होता है वो हमारा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। हमारे एग्जाम में 3 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। वो कौन कौन सा? एक आता है आपका ई बुक से, एक क्या आता है आपका ई बुक से, फिर पूछता है ई जनरल से कि ई बुक क्या होता है, ई जनरल क्या होता है, और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका डेटाबेस से। किससे आता है? डेटाबेस से। तो अगर आपसे एग्जाम के बारे में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के अंदर क्या क्या आएगा तो आप बोलोगे देखो सर ई बुक जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक कहलाता है। ई बुक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक बुक, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे फिर क्या है? जनरल। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ई। ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक जनरल। ठीक है। और ये कैसे अवेलेबल होता है? तो ये आपका ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आइए दोस्तों अब हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं। और हमारा हेडिंग क्या है? तो हमारा हेडिंग है ई बुक। सबसे पहले हम लोग ई बुक के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों जो आपका ई बुक है ना, सबसे पहले याद रखना इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बुक भी बोल देते हैं। ई बुक का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखो ई बुक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बुक। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये जो आपका ई बुक है ये आपको ऑनलाइन मिलता है या आपको ये ऑफलाइन मिलता है? तो आप बोलोगे सर जो भी चीज़ हमको बिजली से मिलता है वो हमेशा कैसे मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा। फिर सवाल आता है कि सर ये जो ई बुक है इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो आप बोलोगे सर देखो जो मेरा ई बुक होता है ना इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या इस चीज़ का यूज़ करेंगे? डेस्कटॉप का। और इसको पढ़ने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो आप बोलोगे लैपटॉप का। और किस चीज़ का यूज़ करोगे? टैबलेट्स का। ठीक है। और किस चीज़ का यूज़ करोगे? स्मार्टफोन का। ठीक है। अगर आप किसी भी बुक को पढ़ने के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हो तो वो कैसा बुक होगा? तो वो हमेशा मेरा ई बुक होगा। जैसे देखो जो मैं अभी ये हैंड रिटन नोट्स लिख रहा हूँ आप इसको मोबाइल में पढ़ोगे तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका ई बुक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका ई बुक कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ई बुक जो होता है ना इसको आप किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। जो आपका ई बुक होता है इसको आप किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हो? इसको किसी भी स्थान पर पढ़ सकते हो। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा तो आप कहीं भी चले जाओ तो आप क्या करोगे? इसको पढ़ लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ई बुक है ना इसका शुरुआत कब से हुआ? ई बुक का शुरुआत का चलन में कब से आया? तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपका ई बुक है ना 2000 के बाद, जब 2000 के बाद क्या हुआ? इंटरनेट आने लगा। जब 2000 के बाद आपका इंटरनेट का यूज़ बढ़ने लगा तब उसके बाद से जो आपका ई बुक है इसका प्रचलन क्या हो गया? मार्केट में बढ़ गया। यानी 2000 से पहले जो ई बुक था उसका प्रचलन मार्केट में नहीं था, लेकिन जब से इंटरनेट क्रांति आया 2000 के बाद से तो जो आपका ई बुक है इसका प्रचलन क्या हो गया? बढ़ गया। आपसे एग्जामिनर पूछेगा ई बुक का प्रचलन कब बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बुक का प्रचलन कब बढ़ा? तो आप लोग बोलोगे 2000 ईस्वी के बाद जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा तो आपका ई बुक का प्रचलन भी क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर हो गया आपको ये बात? आप बोलोगे हाँ सर। फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जो ई बुक है उसका पिता कौन है? जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि भारत में लाइब्रेरी साइंस, भारत में लाइब्रेरी से रिलेटेड आंदोलन करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो आप बोलते हो सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत में पुस्तकालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन किए थे? तो आप बोलते हो क्या? डॉक्टर SR रंगनाथन। उसी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ई बुक के पिता किसको बोलते हैं, किसने ई बुक दुनिया को बताया कि ये ई बुक होता है और ई बुक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, ई बुक को प्रचलन में लाया, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आप लोग याद रखिएगा माइकल हर्ट। क्या रखिएगा? माइकल हर्ट। जो आपके माइकल हर्ट है दोस्तों इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ई बुक बोलते हैं। और ये एग्जाम के आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ फादर ऑफ ई बुक कौन है? तो आप लोग क्या बोलोगे? माइकल हर्ट जो है यही आपके फादर ऑफ ई बुक है। हिंदी वालों बच्चों ध्यान मत रखना, आपका हिंदी का नोट्स रेडी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो आपका ई बुक है इसको कौन बनाते हैं? तो इसको माइकल हर्ट। कौन बनाते हैं दोस्तों? जो आपके माइकल हर्ट
रॉबर्ट होते हैं वही आपका ई बुक बनाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ई बुक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ई बुक है ना, इसका सबसे पहले प्रचलन कहाँ पे देखा गया। ई बुक जो है आपका, इसका सबसे पहले प्रचलन कहाँ पे देखा गया, तो आप लोग बोल देना कि ई बुक का सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है वो आपका कहाँ पे होना स्टार्ट हुआ, अमेरिका में हुआ। कहाँ पे हुआ, आपका अमेरिका में हुआ। और सबसे ज़्यादा ई बुक पॉपुलर कब हो गया, तो 2010 में। इन 2000 से शुरुआत हुआ था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो कब हुआ, तो आपका 2010 में हुआ। कब हुआ, आपका 2010 में हुआ। इस बात को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ ई बुक के बारे में हम लोग ना अच्छा चीज़ जानते हैं, फिर हम लोग और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आपसे एग्जामिनर बस इतना तक ही नहीं रुकता, आपसे एग्जामिनर पता है क्या पूछता है, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ जो ई बुक है ना, जो तुम्हारा ई बुक है, इसका प्रॉफिट क्या है। अगर हमारे पास ई बुक है तो उसका प्रॉफिट क्या क्या है। तो देखो, अगर ई बुक आपका होगा, अगर आपके पास ई बुक है तो देखो, अगर आपके पास ई बुक है तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको ना स्पेस का बचत होता है। आपको क्या होता है, स्पेस का बचत होता है। जैसे मान के चलो ये मेरा टैब है, ठीक है, ये मेरा टैब है, तो अगर हमको मैथ का किताब चाहिए, साइंस का किताब चाहिए, ज्योग्राफी का किताब चाहिए, तो देखो एक टैब के अंदर मेरे पास सारा किताब है। क्या है मेरे पास, ये देखो, ये जनरल, ये जीके का किताब हो गया, देख रहे हो, ये क्या है, ये मेरा जीके का किताब हो गया। ठीक है, मान के चलो ये मेरा क्या हो गया, ये लाइब्रेरी साइंस का नोट्स हो गया। ये क्या हो गया, आपका लाइब्रेरी साइंस का नोट्स हो गया। ठीक है, फिर देखो ये सामान्य ज्ञान जीके का नोट्स हो गया। ठीक है, ये देखो आपका मैथ्स का भी इसमें नोट्स होगा। किसका नोट्स होगा, मैथ का भी नोट्स होगा। तो ये सारा जो है, ये सारा क्या है आपका, ये सारा का सारा आपका ई बुक है। ये देखो मैथ्स का ये नोट्स हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमको फैसिलिटी मिल रहा है, ये सारा का सारा जो हमको फैसिलिटी मिल रहा है, तो ये हमको कौन दे रहा है। देखो ये जैसे आदित्य रंजन सर का ये मैथ का सीट है, तो ये क्या है, ई बुक ही तो है, ई PDF ही तो है। तो अगर हमको ढेर सारा स्पेस नहीं लेना पड़ेगा, हमको क्या नहीं लेना पड़ेगा, हमको ढेर सारा स्पेस नहीं लेना होगा। यही हमारा फ़ायदा होता है किसका, तो यही हमारा फ़ायदा होता है ई बुक का। यही हमारा क्या होता है, तो यही हमारा फ़ायदा होता है ई बुक का। तो सबसे पहला बात ये चीज़ होता है, ई बुक का फ़ायदा क्या है कि आपका स्पेस कम यूज़ करता है। क्या करता है, स्पेस कम यूज़ करता है। लेकिन वही आपका जो बुक होता है, जो आपके फिजिकल फॉर्म में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ करता है। ये क्या करता है, स्पेस कम यूज़ करता है। जो आपका ई बुक होता है ना, इसमें पैसा भी आपको क्या लगता है, कम लगता है। यानी पैसा भी क्या लगता है, कम लगता है। लेकिन किताब में क्या लगता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरा चीज़, जो आपका ई बुक है ना, इसका आप अनलिमिटेड कलेक्शन कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। क्या चाहिए आपको, स्पेस चाहिए, वो भी क्या, जीबी में। अगर आपके पास हार्ड डिस्क में स्पेस है तो आप अनलिमिटेड कलेक्शन कर सकते हो। लेकिन किताब का आप अनलिमिटेड कलेक्शन नहीं कर सकते हो। किताब का क्या है, आपका एक सीमा है। जो आपका ई बुक होता है, इसको क्या कर सकते हो, आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हो। मान लो ये मेरे पास लाइब्रेरी साइंस का PDF है, अभी मैंने इसको ग्रुप में डाला, और ग्रुप में अपने कितने लोग हैं, 900 लोग हैं, तो सारे के सारे 900 लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन जो आपका किताब है, क्या आपके पास लाइब्रेरी साइंस का कोई किताब है और आप सारे 900 लोगों को वो किताब देना चाहते हो, तो पॉसिबल है, आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, पांचवा चीज़, जो आपका ई बुक होता है ना, ये किसी भी स्थान और समय पर क्या होता है, उपलब्ध होता है। आप ट्रेन पर भी बैठे हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये ईजिली कैरी होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर किताब को भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किताब को कितना किताब लेके जाओगे। आप मान के चलो जा रहे हो वैष्णो देवी घूमने, तो आप कितना किताब लेके जाओगे, पॉसिबल है क्या कि आप पूरा 10 किताब लेके जाओ। आप बोलोगे नहीं सर। लेकिन अगर आपके पास iPad है तो आपका सारा PDF के अंदर है, आपको थोड़ी ज़्यादा भार उठाना पड़ेगा। सारा iPad के अंदर है, चाहे आप 10 किताब लेके जाओ, चाहे आप 100 किताब के ले जाओ। तो ई बुक जो होता है वो क्या होता है, कम आकार लेता है, कम पैसा लगता है, उसमें असीमित अनलिमिटेड कलेक्शन होता है, अधिक लोगों तक पहुंच जाता है, और किसी भी स्थान और समय पर उपलब्ध होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो आपका ई बुक है, इसका कमी क्या है, जो आपका ई बुक का है वो कमी क्या है, तो पहला कमी ये है ना कि गोपनीयता नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, कोई भी प्राइवेसी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, कोई भी प्राइवेसी नहीं रहता है। मान लो जो हम लोग का पेड ग्रुप है, जिसमें मैं आप लोगों को नोट्स देता हूँ, वो कितना मेहनत से बनाया जा रहा है, लेकिन आप उस नोट्स को, मैंने आपको दिया, आप वो नोट्स किसी को दे दिए, तो क्या हो गया, ना प्राइवेसी रहा, कोई प्राइवेसी रहा नहीं रहा ना, वो नोट्स उस बच्चे को फ्री में मिल गया। तो इसमें प्राइवेसी का ई बुक में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरा ना, सिक्योरिटी का भी खतरा रहता है। जैसे सिक्योरिटी का खतरा कैसे, मान के चलो कोई रॉ एजेंसी है, रॉ एजेंसी कोई खुफिया जानकारी रखी हुई है। ठीक है, और कोई आदमी जाता है और उस खुफिया जानकारी को किसी टेररिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता है, तो वो क्या हो गया, वो जानकारी तुरंत उसके पास पहुँच जाएगा। लेकिन अगर वही किताब के फॉर्म में रहता है तो उसको ले जाने में, भेजने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ई बुक है, तुरंत व्हाट्सएप खोला, तुरंत भेज देगा। तो ई बुक में सिक्योरिटी का भी इशू बहुत ही ज़्यादा रहता है।
तीसरा चीज़ जो होता है दोस्तों, जो आपका ई बुक होता है ना, उसका उपयोग ना बहुत ही बेकार टाइप से लोग करते हैं, यानी अच्छे से ई बुक का यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मान लो मैथ है, अगर आपके पास मैथ है और अगर आपके पास मैथ का फिजिकल रूप में किताब है तो आप इसी किताब को 10 बार लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास ई बुक है तो ई बुक में आदित्य रंजन सर का भी होगा, गगन प्रताप का भी मैथ का किताब होगा, आपके पास साहिल सर का भी मैथ का किताब होगा, राकेश सर का भी किताब होगा, ई PDF होगा, तो आप कितने सारे लोगों को लगाओगे। इससे क्या होता है, आपका उस किताब का इंपॉर्टेंस, उपयोगिता क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो क्या क्या हो गया, प्राइवेसी यानी गोपनीयता का खतरा रहता है, सुरक्षा का खतरा रहता है, उदासीन पूर्वक संग्रह और उपयोग भी क्या होता है, कम होता है। अगर फ़ायदा का बात करें तो कम आकार लेता है, कम लागत लगता है, कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। जो लोग किताब नहीं खरीद सकते हैं वो भी आपका ई बुक के माध्यम से फ़ायदा कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अमेजॉन कंपनी जो अपना ई बुक सेल करती है उस स्टोर को हम लोग क्या बोलते हैं। भारत में अमेजॉन कंपनी जो अपना ई बुक बेचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों अमेजॉन कंपनी जो ई बुक बेचती है वो कहाँ पे बेचती है, किंडल स्टोर पे बेचती है। किस पे बेचती है, किंडल स्टोर पे। जैसे जो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो कहाँ से करते हो, प्ले स्टोर से। उसी टाइप से जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ई बुक मिलता है उस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, किंडल स्टोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंडल स्टोर। और ये जो किंडल स्टोर है ये क्या है, एक तरह का आपका ई बुक का स्टोर है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक बुक को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक बुक को खरीद सकते हो। और इस किताब को पढ़ने के लिए आपको लैपटॉप का ज़रूरत होगा, डेस्कटॉप का ज़रूरत होगा, टैबलेट का ज़रूरत होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि किंडल स्टोर जो है ये किसका है। तो किंडल स्टोर जो है दोस्तों ये आपका किसका है, अमेजॉन का है। इस बात का भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो आपका ई बुक है इसके कौन कौन सा ई बुक में क्या क्या हुआ, इस बारे में हम लोग कलेक्शन से पढ़ते हैं। दोस्तों देखो, जो आपका मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि जो आपका फादर ऑफ ई बुक है, जो आपका फादर ऑफ ई बुक है वो कौन है। तो आपको मैंने बताया कि जो आपका फादर ऑफ ई बुक है ये है आपके कौन, माइकल हर्ट। कौन है आपके, माइकल हर्ट, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ई बुक का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ, तो ई बुक का प्रचलन स्टार्ट हुआ आपका 2010 में। 2010 में जो था ये आपका सबसे ज़्यादा फेमस था 2000 में इंटरनेट आने के बाद। सबसे ज़्यादा फेमस कब हुआ, 2010 में। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, अमेरिका में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, आपका अमेरिका में। जो आपके माइकल हर्ट थे उन्होंने क्या किया, जो आपके माइकल हर्ट थे उन्होंने अपना ई कंटेंट तैयार किया। क्या किया, आपका ई कंटेंट तैयार किया, ई कंटेंट तैयार किया, जिससे उनको क्या मिला, ई कंटेंट तैयार करने के बाद उसी कंटेंट को उन्होंने किस चीज़ का निर्माण किया, ई बुक का निर्माण किया। तो सबसे पहले माइकल हर्ट ने अपना ई कंटेंट तैयार किया और उसी कंटेंट के दम पे उन्होंने क्या किया, ई बुक का तैयार किया। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जो आपका ई बुक है ना, जो आपका ई बुक है इसके रिगार्डिंग हमेशा क्या होता है, बहस होता है। जो आपका ई बुक है इसके रिगार्डिंग हमेशा सब बहस होता है कि सबसे पहला ई बुक कौन सा था। तो इसका 2 आंसर होता है, आपको मैं दोनों बता दे रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे वो मारिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला ई बुक कौन सा है। तो देखो, एक बुक का नाम था क्या, इंडेक्स। एक बुक का क्या नाम था, इंडेक्स थॉमेटिक्स। क्या नाम था, इंडेक्स थॉमेटिक्स, ठीक है। ये आपका एक बुक था, इंडेक्स थॉमेटिक्स, ठीक है। और जो दूसरा बुक था इसका इन्होंने क्या नाम दिया था, इनका नाम इन्होंने दिया था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैग्निका। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैग्निका, ठीक है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कौन सा बुक जो है जो प्रथम ई बुक माना जाता है, तो आप बोलोगे इंडेक्स थॉमेटिक्स। इंडेक्स थॉमेटिक्स को भी हम लोग ई बुक मानते हैं प्रथम, और हम लोग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैग्निज्म को भी हम लोग फर्स्ट ई बुक ही मानते हैं। अगर मेरे से पूछो सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मैं मानूंगा इंडेक्स थॉमेटिक्स को, ठीक है। फिर सवाल आता है कि जो आपका इंडेक्स थॉमेटिक्स है इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम क्या था। तो याद रखिएगा उनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट बुकर्स जो थे, इनको ही हम लोग क्या वो जानते हैं कि इन्होंने ही पहला ई बुक भारत को बना के दिया था, जिस बुक का क्या नाम था, इंडेक्स थॉमेटिक्स। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ई बुक है इसका तैयार कब किया गया था। तो याद रखना, इसको 1946 में तैयार किया गया था, लेकिन इसको रिलीज़ 1970 में किया गया था। इस बात को भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ई बुक को तैयार किसने किया, तो ई बुक जो है प्रथम बार तैयार किसने किया, तो 2 लोग का नाम आ जाएगा। एक तो आ जाएगा आपका रॉबर्ट बुक्स का, और एक आदमी का आपका किसका नाम आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा आपका एंजेला, याद रखना ये किसका नाम आ जाएगा, एंजेला रूल्स रोबल्स का नाम आ जाएगा, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, जो आपके स्पेन के रहने वाले थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा।
जो आपका ई बुक है ये पहली बार कब आता है? 1946 में इसको विकसित किया जाता है, 1970 में इसको जारी कर दिया जाता है, और CD रोम के रूप में भी ई बुक को क्या कर दिया जाता है? जारी कर दिया जाता है। और कब कर दिया जाता है? 1989 में। ठीक है, क्लियर हो गया। जो आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैग्निका है ये किसके द्वारा है? तो ये आपका एंजेला रूल्स रोबल्स के द्वारा है। ठीक है, क्या है? एंजेला रूल्स रोबल्स के द्वारा है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक तरह का आपका ई बुक है। ये क्या है? आपका एक तरह का ई बुक है। इस चीज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आपका एक और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो वैन डैम है, जो आपके वैन डैम है ये कौन है? तो बोलिएगा कि जो आपके वैन डैम है इन्होंने 1985 में इलेक्ट्रॉनिक बुक नाम से एक ही ई बुक का निर्माण किया था। जो आपके वैन डैम है इन्होंने 1985 में इलेक्ट्रॉनिक बुक नाम से ई बुक का क्या किया था? इन्होंने निर्माण किया था। इस बात का भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो वैन डैम है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बुक का निर्माण कब किया था? तो 1985 में जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बुक का नाम क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक बुक का निर्माण किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक बुक का निर्माण किया था। फिर आपके एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है डॉगलस इंजलेबर्ट। ठीक है, ये आपके एक और वैज्ञानिक आ जाते हैं डगलस इंजलेबर्ट। देखो जो आपके डगलस इंजलेबर्ट है ना, इन्हीं को हम लोग क्या जानते हैं कि इन्होंने ही किस चीज़ का खोज किया था? माउस का खोज किया था। किस चीज़ का खोज किया था? माउस का खोज किया था। जो आपके डगलस इंजलेबर्ट हैं ये कहाँ पे पढ़ते थे? तो याद रखिएगा ये आपके स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। कहाँ पे पढ़ते थे? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये पढ़ने का काम करते थे। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपके डगलस इंजलेबर्ट का पढ़ना पसंद करते थे, पढ़ते थे। डगलस इंजलेबर्ट कहाँ पे पढ़ते थे? तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये पढ़ते थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वर्ष 1960 में क्या करते थे? वर्ष 1960 में इन्होंने क्या किया? ई बुक का निर्माण किया। ये इन्होंने वर्ष 1960 में क्या किया? ई बुक का निर्माण किया। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपके डगलस इंजलेबर्ट है ये वही व्यक्ति हैं जो माउस का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। 1970 के दशक में विश्व में विभिन्न ई बुक रीडर डिवाइस का क्या हुआ? निर्माण हुआ। 1970 के दशक में क्या होता है? आपके विभिन्न ई बुक रीडर डिवाइस का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, उसी क्रम में अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में 1992 में सोनी कंपनी जो है ये पहला ई रीडिंग डिवाइस बनाती है। क्या बनाती है? ई बुक को पढ़ने वाला डिवाइस बनाती है। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए अब मैं आपको नोट से पढ़ा देता हूँ एक एक बात, क्योंकि मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात यही आता है, देखो कि ई रिसोर्स क्या होता है। ई रिसोर्स जो होता है आपका ई स्रोत का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होता है ये हमेशा कैसा होगा? तो ऑनलाइन होगा। रिसोर्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो हम लोग को ई बुक के बारे में पढ़ना है, ई जर्नल के बारे में पढ़ना है, और आपका डेटा बस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ ई बुक क्या होता है? तो देखो जो आपका ई बुक होता है अभी आपको बता दिया गया कि जो आपका ई बुक होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है जो आपका ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अगर आपको ई बुक को पढ़ना है तो आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स होना चाहिए। तो आप किसी भी स्थान से क्या कर सकते हो? ई बुक को पढ़ सकते हो। इस बात को भी ध्यान रखना। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ई बुक का प्रचलन कब बढ़ा? तो आप लोग बोल देना 2000 ईस्वी के बाद जब इंटरनेट आ गया तो आपका ई बुक का प्रचलन क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ ई बुक कौन है? तो आप लोग जानते हो जो आपके माइकल हर्ट हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ ई बुक बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। जो आपके माइकल हर्ट हैं इन्हीं के टाइम पे जो आपके माइकल हर्ट हैं इन्हीं के टाइम पे याद रखिएगा, माइकल हर्ट के टाइम पे ही जो आपका 2010 है, कौन सा ईस्वी? 2010 ईस्वी में सबसे ज़्यादा ई बुक का प्रयोग किया गया था। कब? 2010 के ईस्वी में। और ये कब हुआ था? तो इंटरनेट के आ जाने के बाद हुआ था। ठीक है, माइकल हर्ट के टाइम पे ही। ठीक है, और इनके टाइम पे ही सबसे ज़्यादा ई कंटेंट तैयार किया गया, और जो इन्होंने ई कंटेंट तैयार किया था उसी से क्या हुआ? ई बुक का निर्माण हुआ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका माइकल हर्ट ई बुक बनाए थे वो कैसे बनाए थे? तो उन्होंने ई कंटेंट की मदद से उन्होंने बताया था। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि जो आपका ई बुक है वो सबसे पहला किसको माना जाए? तो इन्होंने दो किताब का नाम दिया, इंडेक्स थॉमेटिक्स और एक आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैग्निका। लेकिन इसमें कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं। जो आपका रॉबर्ट बुक्स के द्वारा इंडेक्स थॉमेटिक्स था ये आपका 1946 में इसको डेवलप किया गया था, लेकिन ये जारी कब कर दिया गया था? 1970 में। और इसमें CD-ROM भी ऐड कर दिया गया था 1989 में। इस बात को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर आपके वैन डैम आते हैं जो क्या लिखते हैं? एक किताब लिखते हैं
1985 में सॉरी ई बुक लिखते हैं, और इस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक के नाम से ही हम लोग इसको जानते हैं। फिर आते हैं आपके डॉगलस इंजलेबर्ट। डॉगलस इंजलेबर्ट जो है ये स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य थे, वहीं पे काम कर रहे थे वर्ष 1960 में, ठीक है। ये माउस का आविष्कार करते हैं कौन, डॉगलस इंजलेबर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। 1970 में ये क्या बनाते हैं, एक ई बुक रीडर डिवाइस बनाते हैं। और अगर आपसे कभी पूछा जाए भारत में कब बना था, तो भारत में 1992 में बना था। और किसके द्वारा बना था, तो सोनी कंपनी के द्वारा बना था, ठीक है। जो आपका ई बुक होता है कम आकार का होता है, कम लागत का होता है, इसके पास कलेक्शन का जो संख्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, अधिक लोगों तक इसके तक पहुंच सकते हैं, और किसी भी स्थान और समय से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। हानि ये है कि प्राइवेसी का खतरा रहता है, सिक्योरिटी का खतरा रहता है, ई बुक तुरंत वायरल हो जाता है, उदासीन पूर्वक संग्रह रहता है, और उपयोगिता भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लोगों का पैसा नहीं लगता है तो लोग नहीं खरीदते हैं। उसके बाद जो आपका ई बुक होता है, भारत में जो अमेजन कंपनी है वो आपका किंडल स्टोर प्रोवाइड करती है, जो क्या है आपका ई बुक आपको प्रोवाइड करती है पैसा लेके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका किंडल स्टोर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और किंडल स्टोर में लोग उसके ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं, और अगर आपको ई बुक को पढ़ना हो तो आपके पास टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब चीज़ होना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग का क्या हो गया, तो इसी के साथ हम लोग का ई बुक हो गया। अब हम लोग ई जनरल पढ़ने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9430851094। इस पर अगर आप चाहो तो आप ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो 269 रुपीज़ में। और दोस्तों जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो डेली क्विज़ दीजिए। हमारा 2 टाइम पे क्विज होता है 50-50 मार्क्स का, जो कि स्टेट और बीपीएससी पैटर्न के आधार पर है। साथ में हमारा सेट होता है, इस सेट में प्रतिदिन आपको 100 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाता है, जिससे आपको ये पता चल पाए, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवीजन हो पाए। और देखिएगा इसी से क्वेश्चन रहेगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। फिर आपका सेट का डिस्कशन भी होता है, जो कि स्टार्ट होने वाला कब से, 1 तारीख से। तो अगर आपको ये सारा कुछ चाहिए तो आप 199 पे कर देंगे और व्हाट्सएप कर देंगे 9430851094 पे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ई जनरल से। तो दोस्तों हमने ई बुक पढ़ लिया है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ई जनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जनरल्स क्या होता है, उसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा ई जनरल पे। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, तो लिख लिख के पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने नोट्स पे लेके आऊँगा। तो अभी जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो क्या है हमारा, तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है आपका ई जनरल। क्या है आपका ई जनरल। तो देखिए हमारा हेडिंग डाल दीजिए ई जनरल, ठीक है, ई जनरल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो आपका जनरल वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये जो आपका जनरल शब्द है ये कहाँ से आया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जो आपका जनरल शब्द है ना, ये फ्रेंच के ओल्ड भाषा जनरल से आया है। और जनरल का मतलब क्या होता है, डेली। क्या होता है, डेली। तो आपसे पहला एग्जामिनर तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो जनरल है ये कौन से वर्ड से आया है, तो आप क्या जवाब दे दोगे, तो आप ये जवाब दे दोगे कि देखो सर, जो आपका जनरल होता है ना ये आपका फ्रेंच के भाषा से आया, और फ्रेंच का में जो जनरल होता है इसका मतलब होता है डेली। देखिए दोस्तों, जनरल बहुत टाइप का होता है, जिसमें आप डे टू डे का रिकॉर्ड रखते हो, डे टू डे जो आप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जनरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जनरल पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, तो ये जनरल वैसा जनरल है जो आपका क्या है, ई जनरल है। ई जनरल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल। ई जनरल का क्या मतलब होता है, तो ई जनरल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल। ये दोस्तों एक ऐसा जनरल होता है, ये एक ऐसा जनरल होता है जो किस फॉर्म में होता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होता है। कैसा होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ही क्या होता है, प्रकाशित होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ही क्या होता है, प्रकाशित होता है। इसको पढ़ने के लिए आपको कंप्यूटर का आवश्यकता चाहिए, इसको पढ़ने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, इसको पढ़ने के लिए आपको टैबलेट्स चाहिए, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चाहिए जो आपको इसको पढ़ने में आपको क्या करे, हेल्प करे। तो समझ गए ई जनरल क्या होता है। ई जनरल जो है, जो आपका जनरल है ये फ्रेंच भाषा से है, और फ्रेंच भाषा में जो जनरल शब्द है इसका मतलब होता है डेली। क्या होता है, मतलब डेली। क्या होता है ई जनरल, तो ई जनरल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल। ये एक ऐसा जनरल होता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होता है, और अगर आपको इसको पढ़ना हो तो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप,
टैबलेट्स के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जनरली जो आपका जनरल होता है दोस्तों, जनरली जो आपका जनरल होता है, जो भी आपके रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो कौन होते हैं आपके, जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों, जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, उनका जो लेख होता है ना, जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, वो जनरली आपका जनरल को क्या करते हैं, लिखते हैं और उसको पब्लिश करने का काम करते हैं। कौन, रिसर्चर और प्रोफेसर्स, कौन, आपके रिसर्चर और प्रोफेसर्स, ये लोग ही आपका करते हैं। और इस टाइप के जनरल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो एकेडमिक जनरल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शैक्षणिक या एकेडमिक पत्रिका भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका ई जनरल होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रकाशित कौन करता है, तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा कि जो आपका एकेडमिक जनरल होता है। कैसा जनरल, जो आपका एकेडमिक जनरल होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाला जनरल है। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका ई जनरल है, ये कौन सबसे ज़्यादा प्रकाशित करता है, तो जो आपका एकेडमिक जनरल होता है, यही सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में प्रकाशित होता है। ये एक ऐसा जनरल होता है जिसमें आपका डेली टू डेली एक्टिविटी का रिकॉर्ड रहता है। ये एक ऐसा जनरल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से प्रकाशित करते हैं, और उसको पढ़ने के लिए भी हमको क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए। इसके माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जो आपका जनरल होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है। क्या होता है, ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है। इसके अंदर बताया जाता है, जैसे मान के चलो मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, एक घड़ी बना रहा हूँ, इस घड़ी का खोज कर रहा हूँ, तो जनरल के अंदर मैं बताऊंगा कि इस घड़ी का अभी क्या अपडेट है, मैंने घड़ी बनाने में कितना काम कर लिया है, कितना घड़ी का मैंने शोध कर लिया है, ठीक है। जो आपका जनरल होता है, ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। जो आपका जनरल होता है, ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो आपका रिसर्च है वो कहाँ तक किया गया है, ठीक है। जो आपका जनरल होता है, ये रिसर्चर और प्रोफेसर के द्वारा जनरली किया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा आता है अभी मार्केट में, वो कैसा होता है, तो आपका एकेडमिक जनरल होता है। इस बात को भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल होता है, ये किस किस फील्ड में आता है। तो सबसे पहला आप लोग लिख लीजिए लिटरेचर रिव्यू। क्या हो जाएगा आपका, लिटरेचर रिव्यू। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहित्य समीक्षा। जो आपका साहित्य समीक्षा करते हैं, इस रूप में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल का जो पत्रिका है, ये हमेशा ही आता है, ठीक है। कौन सा, लिटरेचर रिव्यू। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, ये कौन कौन से क्षेत्र में आता है, तो आप बोलोगे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल होता है, ये आपका साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में आता है, लिटरेचर रिव्यू के क्षेत्र में आता है। और कौन कौन क्षेत्र में आता है आपको बताना है, तो आप बोलोगे जैसे कोई आपका टॉपिक एनालिसिस करना हो, या आपका कोई सब्जेक्ट का जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तो इसके रूप में भी आपका क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल्स आता है, सब्जेक्ट एनालिसिस रूप में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, विषय विश्लेषण के क्षेत्र में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल्स आता है, ठीक है। फिर आप याद रखिए, जो आपका रिसर्च आर्टिकल, जो आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, तो इनके क्षेत्र में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका आता है। यानी शोध लेखन का जो प्रकाशन होता है, शोध लेखन का जो प्रकाशन होता है, उस क्षेत्र में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल्स आता है, ठीक है। और लास्ट आपका, अगर कोई भी विषय, कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसके अंदर अगर आपका कोई भी डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल्स आता है। यानी विषय की नवीनतम जानकारी के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल्स का यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल किस क्षेत्र में आता है, तो आपका साहित्य समीक्षा करना हो, या विषय का विश्लेषण करना हो, या आपको शोध लेखन का प्रकाशन करना हो, या विषय का अगर आपको नवीनतम जानकारी चाहिए, तो हर क्षेत्र में आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल्स आता है। और ये सबसे ज़्यादा किसके द्वारा निकाला जाता है, तो रिसर्चर्स और प्रोफेसर के द्वारा निकाला जाता है। जो आपका ई जनरल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक जनरल, और इसको पढ़ने के लिए हम लोग को लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का जरूरत पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि ई जनरल सी क्यों ना हम लोग ऑफलाइन जनरल का बात करें। तो देखो, जो आपका ई जनरल होता है, इसका भी लाभ सेम है कि इसमें पैसा क्या लगता है, जो आपका ई जनरल है, इसमें पैसा हम लोग को कम लगता है, कम स्थान में ढेर सारा जनरल आ जाता है। अगर हमने कोई भी चीज़ लिखा है, कोई भी चीज़ हमने लिखा हुआ है, और हमको किसी भी यूजर तक उसको अपडेटेड फॉर्म में भेजना है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ई जनरल के माध्यम से अपडेटेड फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। साथ में जो लोग गांव देहात में रहते हैं, उनको भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास भी क्या होता है, हेल्प करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, उनका किस चीज़ का डिमेरिट है, तो उनका डिमेरिट यही है कि जो आपका गोपनीयता होता है, जो प्राइवेसी है, उसका खतरा है, जो आपका सुरक्षा है, उसका खतरा है। जैसे मान लो
एटम बॉम्ब बनाया जा रहा है, एटम बॉम्ब का कोई जनरल वाला फाइल है, वो गलती से अगर लीक हो गया तो सोच रहे हो हमारे दुश्मन कंट्री को भी वो मिल सकता है। तो जो आपका ई जनरल है उसके बारे में आई होप मैंने आपको बताया। अब सवाल आता है कि ई जनरल जो है ये सबसे पहले कहाँ आया, कौन इसको लाया, इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान देखिए। देखिए दोस्तों, जो आपका ई जनरल है ना, जो आपका ई जनरल है ये आपको ये बताता है, ये ई जनरल है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ई जनरल है ना ये किस युग की ओर संकेत करता है। तो जो आपका ई जनरल है ये आपको ये संकेत करता है कि जो अभी का जमाना है वो किधर जा रहा है, तो डिजिटल युग की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, डिजिटल युग की ओर जा रहा है। ई जनरल का सर्वप्रथम यूज़ कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखना अमेरिका में सबसे पहले इसका यूज हुआ था। जो आपका ई जनरल है इसका सबसे पहला यूज कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला इसका यूज कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ई जनरल है इसका सबसे पहला इसके बारे में जिक्र किस में किया गया था, तो याद रखना 1991 में, याद रखना 1991 में टेली एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, टेली एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन था। उसमें ही आपका डिजिटल युग के विचार प्रस्तुत किए गए थे। ई जनरल के बारे में बात किया गया था, इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जो आपका ई जनरल है वो किस चीज़ के बारे में बताता है, तो डिजिटल युग की ओर संकेत करता है। इसका यूज़ सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। जो आपका ई जनरल से रिलेटेड जो बात बोला गया था वो किस में बोला गया था, तो टेली एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के प्रकाशन में आपका डिजिटल युग का विचार प्रस्तुत किया गया था और इसी के बारे में आपको ई जनरल में बताया गया था। जो आपका ई जनरल है ये सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इसके क्षेत्र में किसने काम किया था, तो जियोवानी डूनी ने, किसने, जियोवानी डूनी ने 1978 में ई जनरल के ऊपर बात किया था। और ये कहाँ पे बात किया था, इन्होंने इटली में बात किया था। कहाँ पे बात किया था, इटली में। किनका नाम क्या था, जियोवानी डूनी। क्या नाम था, जियोवानी डूनी, जिन्होंने ई जनरल के बारे में क्या किया था, बात किया था, डिजिटल युग के विचार रखे थे। ठीक है, 1991 में टेली एडमिनिस्ट्रेशन आया था। टेली एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के प्रकाशन में डिजिटल युग का विचार प्रस्तुत किया गया था। ई जनरल क्या है उसके बारे में बता दिया। ये कहाँ पे सबसे पहले आया, अमेरिका में आया। और जो ई जनरल ये किस चीज़ की ओर संकेत करता है, तो ये आपका डिजिटल युग की ओर संकेत करता है। इस बारे में भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी टाइप से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फादर ऑफ ई बुक कौन है, तो आप लोग इस चीज़ के बारे में बताए थे, फादर ऑफ ई बुक कौन है बताइए, तो माइकल एम.एस. हर्ट है। कौन हो जाएगा, माइकल एस. हर्ट हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, तो ये सारा आपका दिखाता है कि डिजिटलीकरण कैसे हुआ जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि डिजिटलीकरण कैसे हो रहा है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका डिजिटलीकरण है इसका व्यापक रूप कब लिया गया था, तो जो आपका डिजिटलीकरण है इसका व्यापक रूप 1974 से लिया गया था। कब लिया गया था, 1974 से लिया गया था। तो इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आइए अपने नोट्स पे फिर से मैं आपको एक एक चीज़ रिवीजन करवाता हूँ और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ई बुक है, हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ई बुक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो ई बुक पे आते हैं। देखो सॉरी, ई बुक नहीं, ई जनरल। ई जनरल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे ई जनरल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक जनरल। ये क्या है, तो डिजिटल संचार युग के और इंडिकेट करता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो एक ऐसा जनरल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रकाशित होता है। इसको पढ़ने के लिए हमको कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि का क्या होता है, जरूरी होता है। ये सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आता है, तो ये सबसे ज़्यादा आपका शैक्षणिक और एकेडमिक एरिया में आता है। आपसे पूछेगा ई जनरल सबसे ज़्यादा किस एरिया में आता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे शैक्षणिक और एकेडमिक एरिया में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, जो आपका बात पूछा जाए कि ये क्यों हम लोग ई जनरल वगैरह निकाल रहे हैं, तो इसमें लागत कम लगता है, कम स्थान में रह सकता है, अपडेट इसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं और इसलिए क्या होता है, रिसर्च में हेल्पफुल होता है। हानि क्या क्या है, तो प्राइवेसी का खतरा लगा रहता है, सुरक्षा का खतरा लगा रहता है और लोग ईजिली अवेलेबल होने के कारण इसको पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, साहित्य समीक्षा यानी लिटरेचर एनालिसिस के क्षेत्र में ये आता है, विषय विश्लेषण के क्षेत्र में आता है, आपका शोध लेखन के क्षेत्र में आपका आता है और आपका जो भी न्यूज़ सब्जेक्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट है तो उसके रिगार्डिंग भी आपका जनरल्स आता है। जो आपका ई जनरल है ये किसकी ओर संकेत करता है, तो डिजिटल युग की ओर संकेत करता है। कहाँ पे सबसे पहले आया था, अमेरिका में। 1978 में जियोवानी ड्यूनी ने इटली में इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में विचार रखा था। डिजिटल युग का इन्होंने क्या रखा था, विचार रखा था। किसने रखा था, जियोवानी ड्यूनी ने। ठीक है, याद रखिएगा 1991 में टेली एडमिनिस्ट्रेशन नामक
नामक पुस्तक के प्रकाशन में डिजिटल युग का विचार प्रस्तुत किया गया था और वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ई जनरल और डिजिटलाइजेशन से रिगार्डिंग था। अब बात करते हैं डिजिटलाइजेशन क्या होता है। तो डिजिटलाइजेशन का शुरुआत अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। किसने किया था, तो माइकल एस हर्ट ने किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका डिजिटलाइजेशन है इसका व्यापक रूप कब ले लिया था, तो आपका व्यापक रूप इसका विश्व में 1974 में इसको ले लिया गया था। किसका व्यापक रूप, तो डिजिटलाइजेशन का। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अच्छा, तो आपका क्या क्या हो गया, आपका ई जनरल हो गया और आपका ई बुक हो गया। इस दो चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट किसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं डेटाबेस की ओर। किसकी ओर, डेटाबेस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और यही है आपके एम माइकल हर्ट, जो हम लोग के फादर ऑफ ई बुक हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिसमें आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स यूनिट 1 से यूनिट 5 मिल जाएगा, आप मैसेज कर देना 9430851094 पे, आपको ये नोट्स मिल जाएगा 269 में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स में हम लोग ई बुक पढ़ चुके हैं, ई जनरल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो इसी से संबंध रखता है, और इसका नाम क्या है, इसका नेम है डेटाबेस। क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नेम है डेटाबेस। देखिए मैं आपके लिए डेटाबेस का भी नोट्स वगैरह बना के लेके आया हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको पहले लिख लिख के पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स में लेके जाऊँगा। देखो जो आपका डेटाबेस होता है ना, इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर हिंदी में भी इसको हम लोग डेटाबेस ही बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस को हम लोग हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको हम लोग डेटाबेस ही बोलते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आखिर ये डेटाबेस होता क्या है, तो देखो जो आपका डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ का जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ का जहाँ पे आप कलेक्शन कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो जो आपका डेटाबेस होता है, यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, जो भी आपका ग्रंथ सूची होता है, जो भी आपका बिब्लियोग्राफी होता है, इसको आप लोग क्या करते हो, इसको आप लोग स्टोर करते हो, और इसी स्टोरेज को हम लोग कहाँ पे करते हैं, डेटाबेस में करते हैं। यानी जो आपका डेटाबेस है, वो डेटाबेस में आप लोग क्या करते हो, जो आपका ग्रंथ सूची है उसके संग्रह को, जो आपका ग्रंथ सूची है उसको क्या करते हो, संग्रह करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, जहाँ पे जो आपका ग्रंथ सूची है उसका क्या होता है, संग्रह होता है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपका कलेक्शन होता है, जहाँ पे आपका ग्रंथ सूची जो होता है उसका संग्रह होता है, उसी को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। यानी डेटाबेस में आपका ढेर सारा ग्रंथ सूची का क्या होगा, संग्रह होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डेटाबेस बोल देंगे। जो आपका ग्रंथ सूची रिकॉर्ड होता है, ये एक तरह का क्या होता है, यह एक तरह का एक संग्रह होता है जहाँ पे आपका पुस्तक, पत्रिका, लेख, सम्मेलन पत्रिका और अन्य इम्पॉर्टेंट सामग्रियों का क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, जानकारी प्रदान किया जाता है। जो आपका डेटाबेस होता है इसके अंदर क्या होता है, तो इंग्लिश वालों ध्यान दो, जो आपका डेटाबेस होता है इसके अंदर आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसको हिंदी में बात करें तो जो आपका ग्रंथ सूची होता है उसका क्या होता है, उसके कलेक्शन का रिकॉर्ड होता है। आपकी किताबों का रिकॉर्ड होता है, बुक का, आपके जनरल का रिकॉर्ड, कितना सारा जनरल प्रकाशित हुआ, आपका आर्टिकल यानी लेख कितना निकला, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, जो आपका कॉन्फ्रेंस होता है उसके बारे में सारा रिकॉर्ड, और आपका रिसर्च मटेरियल, ठीक है, इन सारों का जहाँ पे आपका क्या होता है, संकलन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोल देते हैं। एक बार फिर से समझाता हूँ डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस आपका एक ऐसा बेस है जहाँ पे आपका क्या होता है, ढेर सारे ग्रंथ सूचियों का क्या होता है, संग्रह होता है। डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे आपका ढेर सारे ग्रंथ सूचियों का संग्रह होता है। ठीक है, जो आपका डेटाबेस होता है यहाँ पे क्या होता है, पुस्तक, पत्रिका, लेख, सम्मेलन पत्र और अदर जितने भी रिसर्च मटेरियल होते हैं यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबल होता है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है, बुक जनरल्स होता है, आर्टिकल्स होता है, कॉन्फ्रेंस पेपर होता है, रिसर्च मटेरियल होता है, ये सारों का जहाँ पे कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेटाबेस बोल देते हैं। ठीक है,
दोस्तों ये जो डेटाबेस होता है ना, ये जनरली जो भी आपका कौन होता है, रिसर्चर होता है। कौन होता है आपका? रिसर्चर। रिसर्चर का मतलब क्या हो गया? जो लोग भी शोध कार्य से रिलेटेड जुड़े होते हैं, जो भी क्या होता है, शोध करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये डेटाबेस किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शोध कार्य करने वाले स्टूडेंट हैं, जो शोधार्थी हैं, इनको क्या होता है, इनको ढेर सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। और कहाँ से अवेलेबल हो जाता है? तो आपका डेटाबेस से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, कहाँ से अवेलेबल हो जाता है? डेटाबेस से। तो जो आपका डेटाबेस होता है, मुख्यतः शोधकार करने वाले जो स्टूडेंट हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करवाने का ये क्या करता है, हेल्प करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डेटाबेस किसको किसको हेल्प करता है, तो आप बोलोगे जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, जो आपके लाइब्रेरियन होते हैं, ठीक है, जो आपके लाइब्रेरियन होते हैं, और जो भी व्यक्ति किसी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है, उसी को हम लोग डेटाबेस बोल देते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका डेटाबेस है वो कितने फॉर्म में अभी अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो आपका ग्रंथ सूची है, जो आपका डेटाबेस अवेलेबल है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है, तो वो आपका 4 है। कहने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटाबेस है उसका नाम आप लोग याद रख लीजिए। एक हो गया आपका वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस जो है ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ सूची डेटाबेस है। दूसरा आपका स्कोपस भी जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका साइंस फाइंडर। क्या हो गया आपका? साइंस फाइंडर। ये भी जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ सूची है। और चौथा हो गया आपका पब्लिक मेडिसिन, पबमेड। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ सूची का डेटाबेस है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था जो आपका डेटाबेस होता है, जो आपका ग्रंथ सूची होता है, ये क्या है, तो ये आपका एक ग्रंथ सूची का एक संग्रह स्वरूप है। ठीक है, जो आपका ग्रंथ सूची है एक तरह का क्या है, रिकॉर्ड है, जिसमें जो आपका पुस्तक, पत्रिका, लेख, सम्मेलन पत्र आदि शामिल होता है। जो आपका डेटाबेस होता है ये मुख्यतः जो आपके शोध करने वाले स्टूडेंट हैं, जो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, या जो कोई भी व्यक्ति है जिसको भी और जानकारी चाहिए, वो सारे लोगों के लिए आपका डेटाबेस क्या होता है, वरदान साबित होता है। जो आपका डेटाबेस होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्रंथ सूची का डेटाबेस उपलब्ध होता है। और जो हमारे 4 मुख्यतः इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेटाबेस हैं, ग्रंथ सूची डेटाबेस है, वो कौन कौन हो गया, तो आपका वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कोपस हो गया, साइंस फाइंडर हो गया, और आपका पब्लिक मेडिसिन हो गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में कितने डेटाबेस है, तो आप लोग बोलिएगा कि वर्तमान में टोटल आपके 8 डेटाबेस है। वर्तमान में कितने डेटाबेस है, तो वर्तमान में टोटल 8 डेटाबेस है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो आपके 4 है, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, साइंस फाइंडर और आपका पब्लिक मेडिसिन। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वर्तमान में कितना डेटाबेस है, तो वर्तमान में आपके टोटल 8 डेटाबेस है, जिसमें जो आपका पहला हो गया, ये कौन हो गया, वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस है, ये क्या है, तो ये आपका एक तरह का डेटाबेस है। दूसरा तो स्कोपस, दूसरा क्या हो गया आपको स्केपस। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस है, तो आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तीसरा हो गया आपका साइंस फाइंडर। तीसरा क्या हो गया आपका साइंस फाइंडर। चौथा क्या हो गया, तो चौथा हो गया आपका AVXIV। ठीक है, पांचवा आपका क्या हो गया, पब्लिक मेडिसिन। क्या हो गया, पब्लिक पबमेड। ठीक है, जो आपका छठा हो गया, ये क्या हो गया, IEEE एक्सप्लोर। ठीक है, ये आपका 6 हो गया। सातवां क्या हो गया, तो सातवां हो गया आपका CHEM। ठीक है, .XSVEER। ठीक है, और 8वां क्या हो गया, IRIG हो गया। तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे वर्तमान में विभिन्न ऐसा डेटाबेस हैं जो आपके ग्रंथ सूची के रिकॉर्ड को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं। कौन कौन सा, मेरे साथ बोलो, वेब साइंस, स्कोपस, साइंस फाइंडर, एक्सविक, पब्लिक मेड, IIE, CHM, IRIG। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके डेटाबेस हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा डेटाबेस का क्या काम है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए वेब ऑफ साइंस। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर वेब ऑफ साइंस क्या है, तो आप लोग जवाब दे देना कि जो आपका वेब ऑफ साइंस है सर, ये क्या है, ये आपका एक डेटाबेस है। हिंदी में भी इसको हम लोग डेटाबेस ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आप बोलोगे हाँ। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका वेब ऑफ साइंस ये क्या है, तो बोलना कि ये एक ऑनलाइन शोध डेटाबेस है जो कि विभिन्न विद्वानों के लेखों को ऑनलाइन जारी करने का कार्य करता है। यानी जो भी डिफरेंट साइंटिस्ट है, जो भी आपके डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा अगर कोई आर्टिकल लिखा जाता है, उनके द्वारा अगर कोई लेख लिखा जाता है, उनके द्वारा कोई आर्टिकल लिखा जाता है, कोई अगर लेख लिखा जाता है, तो उसको क्या करता है, ये वेब ऑफ साइंस ऑनलाइन जारी करने का काम
करता है। क्या करता है? उसको जारी करने का काम करता है। ठीक है, तो वेब ऑफ साइंस क्या है? तो वेब ऑफ साइंस एक डेटाबेस है जो क्या करता है, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो आपके विद्वान होते हैं, उनके द्वारा जो लेख लिखा जाता है उसको क्या करता है? ऑनलाइन जारी करने का काम करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये जो जारी किया जाता है इसको पेटेंट करवाया जा सकता है? तो हाँ, इसको क्या किया जा सकता है? इसको पेटेंट करवाया जा सकता है। शोध कार्य पर आप इसको क्या कर सकते हो? पेटेंट करवा सकते हो। तो वेब ऑफ साइंस क्या है? तो जो भी आपके साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो लेख प्रकाशित किया जाता है उसको ऑनलाइन जारी करने का काम कौन करता है? वेब ऑफ साइंस करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछेगा स्कोपस क्या है? तो आप बोलोगे जो आपका स्कोपस है ये आपका एक काइटेशन डेटाबेस है। ये क्या है? तो आपका एक काइटेशन डेटाबेस है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका स्कोपस है वो क्या है? तो आप लोग बोलोगे ये आपका काइटेशन डेटाबेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्धरण डेटाबेस। क्या बोलते हैं? उद्धरण डेटाबेस भी बोलते हैं। ये कैसा डेटाबेस है? तो ये आपका ऑनलाइन डेटाबेस है। ये क्या है? आपका एक ऑनलाइन डेटाबेस है। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपका स्कोपस है ये क्या करता है? ये आपका व्यापक रूप से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रहता है। जैसे जो इंफॉर्मेशन है ना वो इसके अंदर छोटा मोटा नहीं मिलेगा, यानी पूरा बड़े रूप से आपको मिलेगा। अगर आपको मान लो किसी भी चीज़ के बारे में जाना है, महात्मा गांधी के बारे में जाना है, तो केवल आपको थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में नहीं मिलेगा, आपको पूरा बड़ा सा मिलेगा, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगा। तो जो आपका स्कोपस होता है ये क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन के व्यापक रूप को क्या करता है? इकट्ठा करता है। जैसे एग्जाम्पल ये किस किस फील्ड में आता है? तो जो आपका साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, सोशल साइंस का क्षेत्र हो गया, इन सब फील्ड में आपका कौन काम करता है? तो आपका स्कोपस करता है। स्कोपस क्या है? एक तरह का डेटाबेस संग्रह है जो क्या ऑनलाइन अवेलेबल है और ये आपको व्यापक रूप का इंफॉर्मेशन जानकारी अवेलेबल करवाता है। तीसरा हो गया आपका साइंस फाइंडर। तीसरा क्या हो गया आपका? साइंस फाइंडर। इसके बारे में जानो। जो आपका साइंस फाइंडर है ये भी क्या है? आपका एक डेटाबेस है। ये भी क्या है? आपका एक डेटाबेस है और इसको बनाने का काम किसने किया? ACS ने किया। किसने किया? ACS ने किया। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ठीक है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। जो आपका साइंस फाइंडर है इसको बनाने का काम किसने किया है? अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने। ये भी क्या है? आपका एक डेटा बेस ही है। ठीक है, इसके द्वारा आपको क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा आपको केमिकल से रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या किया जाता है? आपको अवेलेबल करवाया जाता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपको वैज्ञानिक से संबंधित है। जो आपका साइंस फाइंडर है ये वैज्ञानिक को रासायनिक यानी केमिकल से संबंधित क्या करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा कि जो का साइंस फाइंडर है वो किसको रासायनिक के बारे में जानकारी देता है? तो साइंटिस्ट को, यानी वैज्ञानिक को ये डेटाबेस क्या करता है? आपको हेल्प करता है। ये एक तरह का वैज्ञानिक डेटाबेस से संबंधित डेटाबेस को उपलब्ध कराता है, यानी वैज्ञानिक को ही करवाता है साइंस फाइंडर। और इसको बनाने वाला जो है वो कौन है? तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी क्या है? आपका एक डेटाबेस ही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग चौथा बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? ARXIB के बारे में। ARXIB के बारे में ये क्या है? तो ये आपका एक ऑनलाइन रीप्रिंट रिपोजिटरी है। ये क्या है? ऑनलाइन आपका ऑनलाइन प्री प्रिंट रिपोजिटरी है। ये आपका क्या है? एक तरह का ऑनलाइन प्री प्रिंट रिपोजिटरी है। ठीक है, ऑनलाइन प्री प्रिंट रिपोजिटरी है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तो जो आपका फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस आदि के जो भी डेटाबेस हैं वो आपके ARXIB में आता है। ठीक है, तो ARXIB क्या है? तो ये आपका ऑनलाइन प्री प्रिंट रिपोजिटरी है जिसके अंदर आपका फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस वगैरह आता है। ठीक है, फिर आपका 5वां नंबर पे कौन आता है? तो 5वां नंबर पे आता है आपका PUB-MED। क्या आता है? PUB-MED। जो आपका पब्लिक मेडिसिन है, इसको मैं PUB मेडिसिन को याद करने के लिए मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, पब्लिक मेडिसिन। इसको बनाने वाला जो है वो कौन है? आपका NLM है। NLM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। क्या होता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। और ये कहाँ पे है? तो ये आपका अमेरिका में है, यानी USA में। कहाँ पे है? अमेरिका में। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपका मेडिकल से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? मेडिकल से रिलेटेड है। जो आपका PUB-MED है ये किससे रिलेटेड है? आपका मेडिकल से रिलेटेड है। ये आपका बायोमेडिकल लिटरेचर का एक ऑनलाइन डेटाबेस है। आपसे पूछेगा पब्लिक मेडिसिन क्या है? तो आप क्या बोलोगे? तो ये आपका एक बायोमेडिकल लिटरेचर का क्या है? एक तरह का डेटाबेस है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपसे छठा क्या पूछता है? तो आपसे छठा पूछता है IEEE क्या है? IEEE क्या है? तो ये एक तरह का एक्सप्लोर डिजिटल डेटाबेस है। ये क्या है? आपका एक्सप्लोर डिजिटल डेटाबेस है। एक्सप्लोर डिजिटल डेटाबेस है जो कि आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अभी ध्यान से समझो, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। ये किससे रिलेटेड है? इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और इसके अंदर आपका कंप्यूटर साइंस आ जाता है। 7वां नंबर पे आपका कौन सा आ गया? तो CHEM
बीर आ गया, ठीक है। और ये क्या है, तो ये भी आपका एक तरह का डेटाबेस है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और ये किससे, यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री आ रहा है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका केमिस्ट्री रिसर्च से रिलेटेड जितने भी उपकरण आते हैं, केमिस्ट्री रिसर्च से रिलेटेड जितने भी उपकरण आते हैं वो आपका किसके अंदर आता है, तो केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। ग्रंथ सूची डेटाबेस है और ये आपका केमिस्ट्री एक्स बीर के अंदर आता है। केमिस्ट्री रिसर्च का जितना भी उपकरण है वो किसके अंदर आता है, तो केमिस्ट्री एक्स बीर के अंदर आता है। और लास्ट में 8वां कौन हो गया, इरिग हो गया। कौन आ गया, इरिग हो गया। और इरिग का फुल फॉर्म याद रखना, ये क्या होता है, एजुकेशन रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, एजुकेशन रिसर्चेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये क्या है, एक तरह का डेटाबेस है जो आपको शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण डेटाबेस है। अब आइए मैं आपको नोट्स पे ले जाता हूँ और हर एक चीज़ को रिवीजन करवाता हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, बात करते हैं डेटाबेस का। डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस एक तरह का एक ऐसा ग्रंथ सूची का संग्रह स्वरूप है। जो आपका डेटाबेस होता है वो क्या है, ग्रंथ सूची का संग्रह स्वरूप है, यानी कलेक्शन है, ठीक है। जब कभी भी आप ग्रंथ सूची के रिकॉर्ड को क्या करते हो, संग्रह करते हो, तो वही आपका क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। इसके अंदर आपका पुस्तक, पत्रिका, लेख, ये सारा सामग्री आ जाता है, ठीक है। जो आपका डेटाबेस होता है ये मुख्यतः किसके लिए यूजफुल होता है, तो जो भी आपके शोधकार कर रहे होते हैं, जो आपके शोधार्थी होते हैं, जो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति जिनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपके क्या होते हैं, डेटाबेस के मुख्यतः यूज करते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ सूची डेटाबेस है वो कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट डेटाबेस, तो वो आपके 4 हैं, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, साइंस फाइंडर और आपका पब्लिक मेडिसिन। ये 4 डेटाबेस ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितना ग्रंथ सूची रिकॉर्ड, कितना डेटाबेस है, तो आप बोलोगे टोटल 8 है। एक आपका वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, साइंस फाइंडर, एक्सबिक, पब्लिक मेडिसिन, IEEE, फिर आपका केमिस्ट्री एक्सबीर और आपका आईरिक। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, जो आपका वेब ऑफ साइंस है ये क्या है, एक तरह का डेटाबेस है। ये आपका ऑनलाइन शोध डेटाबेस है। इसमें क्या होता है, जितने भी विद्वान होते हैं उनके लेखों के बारे में ऑनलाइन आपको जानकारी दिया जाता है। किसमें, वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस में इसका क्या किया जा सकता है, हम लोग पेटेंट करवा सकते हैं। और ये पेटेंट किसके आधार पर होता है, तो शोधकार के आधार पर होता है। तो वेब ऑफ साइंस क्या, एक तरह का डेटाबेस है जिसमें आपको विभिन्न विद्वानों के लेख के बारे में ऑनलाइन पता चलता है। दूसरा स्कोपस। स्कोपस क्या है, तो आपका एक काइटेशन डेटाबेस है और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्धरण डेटाबेस है। ये एक तरह का ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कैसा मिलता है, तो व्यापक स्वरूप से मिलता है। कैसा मिलता है आपको, व्यापक स्वरूप से मिलता है। और ये किसके बारे में होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, ETC के बारे में होता है। फिर देखो आपका क्या है, साइंस फाइंडर। जो आपका साइंस फाइंडर है इसका निर्माण किसने किया, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने। और ये भी क्या एक तरह का डेटाबेस है और इसमें क्या किया जाता है, आपको केमिकल यानी रासायनिक के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये किसको केवल बताते हैं, तो वैज्ञानिक को। तो जो आपका साइंस फाइंडर है ये आपको रसायन के बारे में बताता है, लेकिन किसको केवल बताएगा, तो वैज्ञानिक को बताएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एरिक्स के बारे में। ये क्या है, तो आपका ऑनलाइन प्री प्रिंट रिपोजिटरी है जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस इत्यादि के बारे में आपको बताया जाता है। और ये आपका एक प्राइमरी डाटाबेस है। फिर बात करते हैं पब्लिक मेडिसिन के बारे में। इसको बनाने वाला कौन है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। पब्लिक मेडिसिन को बनाने वाला कौन है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। इसको कब बनाया गया था, अमेरिका में बनाया गया था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन को कहाँ पे बनाया गया था, अमेरिका में। और ये किससे संबंधित है, तो मेडिसिन से संबंधित है। और इसके अंदर बायोमेडिकल लिटरेचर का एक ऑनलाइन डेटाबेस है। बायोमेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपको लिटरेचर है उसका क्या है, एक ऑनलाइन डेटाबेस है। फिर हम लोग बात करते हैं IEEE के बारे में। ये क्या है, आपका एक्सप्लोर डिजिटल डेटाबेस है। और ये किससे संबंधित है, आपका इंजीनियरिंग से संबंधित है। और इसके रिगार्डिंग क्या क्या आता है, आपका कंप्यूटर साइंस आता है, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री एक्सबीर आ गया। ये एक तरह का ग्रंथ सूची डेटाबेस है जिसमें आपके जो भी रासायनिक जानकारी हैं उनके बारे में बताया जाता है। और जो भी केमिस्ट्री से संबंधित उपकरण है, केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी उपकरण है वो किसके में जानकारी मिलता है, तो केमिस्ट्री एक्सबीर में मिलता है। ये आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित क्या है, एक तरह का डेटाबेस है। और लास्ट आपका एरिक आता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एरिक का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन। ये एक तरह का ऐसा डेटाबेस है जो आपके शिक्षा से संबंधित होता है। तो इसी के साथ हमारा रिसोर्स खत्म हो गया। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक एक चीज़ कलेक्ट करके अच्छे से समझा दिया गया है। आप एक बार इसको पढ़ लोगे नोट्स लेके तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना 94308
5109 पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा 269 में। बाकी अगर किसी को क्विज ग्रुप्स, एस्टेट ग्रुप, अगर प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप मैसेज कर देना, इसके लिए लगेगा आपको 199। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।